नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। हमेशा से आप देखते हैं कि मैं अपने प्रोग्राम में कोई ना कोई खास शख्सियत लेकर आती हूँ या आपको कोई ऐसी चीज़ दिखाती हूँ या ऐसे किसी से मिलवाती हूँ, ऐसी जगह लेकर जाती हूँ जिसे देखकर आप थोड़े से सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आज भी इस प्रोग्राम में आपको एक ऐसी खास शख्सियत के साथ मिलवाऊंगी जिन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए वो खुद एक प्रेरणा बनी है। महिलाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में वो एक प्रेरणा बनकर उभर रही हैं। खास से इसलिए जोड़ा है मैंने क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, वो खुद एक महिला है और जब महिलाओं का जिक्र होता है ना तो सबसे बड़ी खुशी होती है मुझे कि महिला को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मेरे साथ पूजा शर्मा जी है, ट्रेनर है ब्यूटी एंड वेलनेस से और साथ साथ आपको एक बड़ी चीज़ है बताऊंगी कि वो जुड़ी हुई है ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण रूट सेट संस्थान से, जहां कहते हैं ना कि बेरोजगार नहीं, हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। महिलाएं जो है गांव की अगर बात करते हैं, गांव ढाणियों की बात करते हैं तो महिलाएं बाहर नहीं निकलती है घरों से, रोजगार लेकिन चाहिए होता है। उस समय पूजा जी जैसी जो महिलाएं हैं वो बाहर निकलती हैं, संस्थानों के साथ जुड़ती हैं और महिलाओं को ट्रेन करने का काम करती हैं। खुद ब्यूटी से जुड़ी हुई हैं। पहले स्वागत करेंगे, फिर जानेंगे कि किस तरीके से वो महिलाओं को ट्रेन कर रही हैं, किस तरीके से रोजगार उनको दे रही है, किस तरीके से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। पूजा जी बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम में आपका। कैसी हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छी हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और जब महिला से मिलती है तो वैसे ही खुशी मेरी दोगुनी हो जाती है। तो पूजा जी, रोजगार नहीं है देश में, बेरोजगारी बढ़ रही है और महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकलती। आप एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो काम की शुरुआत कैसे हुई, कैसे? सबसे पहले तो ये पूछूंगी कि आपने कैसे शुरुआत की? हाँ, मैं ये बताना बहुत महत्वपूर्ण समझूंगी कि मैं कैसे इस फील्ड में आई। मैं खुद एक साधारण महिला थी, बेरोजगार महिला थी, घर में कपड़े धोती थी, बर्तन साफ करती थी। एक दिन मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए, तो मुझे किसी ने नाम सजेस्ट किया रूट सेट संस्थान का। तो मैंने खुद ने यहाँ से पहले ट्रेनिंग ली ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट की। मुझे थोड़ा बहुत काम आता था, फिर मैंने यहाँ पे जाके बात की, इन लोगों ने मुझे ट्रेंड किया। ट्रेंड करने के बाद मुझे लगा कि ये कितना अच्छा काम है कि बेरोजगारी का एक हम को दूर करने के लिए हम एक हिस्सा बने हुए हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा कि चलो हम भी इससे जुड़ते हैं। फिर मेरे मन में एक विचार आया कि पहले तो हम अपने स्किल को डेवलप करें, उसके बाद में इसमें मेरे विचार आया कि मुझे भी ट्रेनर बनना है। तो बहुत परेशानियां आई मुझे शुरू में, बहुत जिसमें कहते हैं कि एक्सपीरियंस कम था और कैसे ट्रेंड करें, कैसे गांव के बच्चों से बात करें, क्योंकि मैंने गांव देखे ही नहीं थे कभी, मतलब शुरू से शहर में पड़ी हुई थी। अब इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि जो गांव की लेडीज़ हैं उनको जो कुछ अपने आप को कर नहीं पाती, उनमें एक आत्मविश्वास जगाना कुछ करने के लिए। और वो अपने आप, मतलब जब मैं उनको ट्रेंड कर देती हूँ उसके बाद वो अपने पार्लर खोल रही हैं। अब मतलब मैं एक ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट के अलावा मैं फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनर भी हूँ, तो मैं फूड प्रोसेसिंग की भी ट्रेनिंग देती हूँ। तो इस तरीके से वो अपना रोजगार शुरू करके अपनी जो आर्थिक स्थिति को थोड़ा मजबूत बना रही हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इसका एक हिस्सा बनी हूँ। एक बात बहुत अच्छी पूजा जी ने कह दी है यहाँ पे कि स्किल्स डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है और सबसे पहले अगर हम अपने आप में इतना आत्मविश्वास भर लेंगे कि नहीं मैं कर सकता हूँ, नहीं मैं कर सकती हूँ, तो आपको कोई नहीं रोक सकता भैया। कहीं भी आप कहीं भी चले जाइए, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक कह रही हूँ ना, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ये बात ना बिल्कुल मैं सभी से, महिलाओं से खास तौर पर कि मैं कहना चाहती हूँ, जो स्किल्स डेवलपमेंट की बात पूजा जी ने कही है ये आप अपने अंदर लाइए। जिस दिन आप ये सोच लेंगे ना कि मुझे करना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, किसी की कोई परवाह नहीं, उस दिन आप सशक्त हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो पूजा जी गांव में ही चलते हैं। जी मैम। सबसे पहला सफर कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरुआत हुई? मैम सबसे पहले मैं एमपी के गांव में गई थी। मंदसौर है, मतलब एक शहर है, उसके पास में एक गांव था, मैं वहाँ गई सबसे पहले। मुझे वहाँ बुलाया। एक्चुअली में क्या, हम लोग हैं ऑल इंडिया ऑथराइज्ड ट्रेनर, तो हम ऑल इंडिया में कहीं भी ट्रेनिंग देने जा सकते हैं। ज़्यादातर गाँव जो होते हैं वहीं पर हम जाते हैं। और वहाँ पे मैंने सबसे पहले मंदसौर में ट्रेनिंग दी थी। तो वहाँ पे जो गांव के बच्चे आए तो उनके अंदर एक बहुत उत्साह देखा। मतलब हर बच्चा ये चाहता था कि मतलब मैम हम आपके जैसे बने,
तो मैंने उनको कहा किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर जो योग्यता है उसको अपने आप को पहचानो और उस योग्यता को आप आगे बढ़ाओ। तो उन्हें लगा कि हाँ हम तो ब्यूटी पार्लर का ही काम सीखेंगे, हम मैडम की तरह ही ब्यूटीफुल दिखेंगे और मैडम जैसे कर रही हैं हम भी वैसा ही करें। मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना, आप खुद को पहचानो। हो सकता है किसी ने आपको यहाँ भेज दिया कि ब्यूटी पार्लर का काम सीख के आओ, लेकिन आपको करना कुछ और है। तो मैं उनको ये प्रेरित करती हूँ कि जो पहले अपने अंदर अपने जो स्व प्रेरणा होती है उसमें आप अपने आप को पहचानिए कि आप कुछ क्या कर सकते हैं। ये नहीं कि मुझे उसने कह दिया तो ये करना है, मुझे उसने कह दिया तो ये करना है। इसलिए बस मुझे इतना अच्छा लगा ना गांव के बच्चों को, मतलब फिर आज जब मैं 2 साल बाद उनमें से कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो अपना रोज़गार शुरू कर चुकी हैं, काम अपना उन्होंने शुरू कर दिया, पार्लर खोल लिया, और कुछ तो बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बनी है, जो मुझे ऐसा लगता है मुझे भी अब उनसे सीखना चाहिए। मतलब जो कहते हैं ना चेलों ने गुरु को पीछे छोड़ दिया। नहीं, कभी कभी होता भी है ऐसा। और देखिए सीखने की तो खैर कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं और सीख के अपने गुरु को मात देते, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो पूजा जी, परेशानी तो आपके सामने भी आई होंगी, ऐसा नहीं होता कि चैलेंजेस हम ले ले और कोई परेशानी नहीं और इजी वे में हो जाए। नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। क्या परेशानी थी जो सबसे पहले आपने फेस की और फिर ऐसा भी लगा होगा कि नहीं यार मुझे नहीं करना है, हाँ, किसी को करना होगा खुद कर लेंगे, मैं तो मेरे घर जा रही हूँ। पहला कैसा एक्सपीरियंस था? मैम पहला तो ये तो होता है कि देखो, तो भाषा सबसे बड़ी चीज़ होती है। भाषा हम बिल्कुल हिंदी बोल रहे हैं और गांव में जैसे कहते हैं ना 3 कोस पे वाणी बदले 3 कोस पे पानी, तो वाणी बदले मतलब भाषा बदले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे भाषा से ही हुई कि भाई मैं इनको कैसे समझाऊं। फिर मैंने अपने अंदर एक मतलब जिसको कहते हैं विचार विमर्श अपने आप से ही किया कि भाषा वो नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ, भाषा वो नहीं कि जो वो बोल रहा है, भाषा वो जो मैंने कहा और अब अगले ने समझ लिया। मुझे समझाना है, किसी भी वे में समझाना है, उनके दिमाग में फिट करना है जो मेरे अंदर जो ज्ञान है उसको। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा इस चीज़ से लड़ी मैं काफ़ी दिन तक। मैंने देखा ये कैसे बोलते क्या करते हैं, फिर उनकी परेशानियाँ क्या है, वो किस वजह से यहाँ पर आए हैं। उनका सबकी एक ही वजह थी कि हम आर्थिक स्थिति हमारी बहुत खराब है। तो मैंने उस चीज़ में उनकी हेल्प की कि भाई हाँ, मैंने मतलब जिसको कहते हैं हमको मतलब सुबह 9:30 बजे से 5:30 बजे तक हमको ट्रेनिंग देनी होती है लगातार, कि कोई बैठना नहीं चाहिए, आप प्रैक्टिस करो, ये करो, वो करो। तो वो 1 महीने का जो टाइम होता है मेरा, मुझे पता ही नहीं चलता था कैसे निकल गया। और परेशानी बस इतनी ही आई मुझे कि मैं कभी गांव में पली बड़ी नहीं थी, गांव कभी देखा नहीं था। तो जो गांव का परिवेश था उसको मैंने एक तरह से एंजॉय किया, मतलब मैंने उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया। तो वो परेशानी मेरी मतलब खत्म हो गई, उसको एंजॉय किया तो मैंने। हालांकि वास्तव में गांव का जीवन बहुत कठिन है। हम लोग कह देते हैं कि गांव में देसी सब कुछ परिवेश है, ये है वो है, लेकिन एक बार गांव में जाके रहिए, बहुत परेशानियां हैं वहाँ पर। तो वो मैंने महसूस किया और लेकिन उसको मैंने एंजॉय भी किया। तो सबसे अच्छी बात तो ये कि एंजॉय कर लिया अपने काम को। जिसने एंजॉय कर लिया, देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि काम से प्यार कीजिए, क्योंकि मैं मेरे काम से बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं सभी को ये कहती हूँ कि काम से प्यार कीजिए, और जिस दिन आपने काम से प्यार कर लिया ना, उस दिन सारी परेशानियां दूर हो गई आपकी कहीं ना कहीं। तो पूजा जी, ये तो चलिए सफर मान लिया कि परेशानी भी हुई है, आप उभरी भी हैं। आज की महिलाओं को किस तरीके से देखती हैं, गांव की महिलाओं के अगर कंपैरिजन में देखें तो दोनों में क्या डिफरेंस नजर आता है? मैडम डिफरेंस तो इतना बड़ा है कि मुझे लगता है कि जो गांव की महिलाएं हैं उनके पास अभाव है, लेकिन उनके पास दिमाग बहुत तेज है। मतलब उनके अंदर सीखने की जो क्षमता है, सीखने की जो ललक है, वो शहर की लड़कियों से ज्यादा है। उसका कारण है कि मैं ये मानूंगी कि उनको सुख सुविधाएं मिलती है शहर के बच्चों को, तो वो प्रयास करना ही नहीं चाहते। उनको इजीली सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ है, तो वो प्रयास नहीं करना चाहते। गांव के लोगों तक ये चीज़ पहुंच नहीं पाती है। तो इस वजह से वो लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं कि हमें ये मौका मिला है, इसका कैसे हम फ़ायदा उठा लें। और फिर जब मैं उनको सिखाती हूँ तो मैंने सिखाने में ये डिफरेंस महसूस किया कि जो शहर के जो बच्चे, उनकी कैचिंग पावर जो थी वो गाँव के बच्चों से कम है। तो मुझे लगा कि वास्तव में गाँव में परेशानी ज़्यादा है, योग्यता ज़्यादा है। तो क्यों ना मतलब जो गांव के अंदर जाके हम ट्रेनिंग देते हैं, तो उनको जब हम आगे बढ़ाते हैं, तो इससे वास्तव में बेरोजगारी तो गांव में ही है। शहर में तो हर कोई कुछ ना कुछ करके कमा ही रहा है, गांव में ही बेरोजगारी है, गांव में ही सब कुछ है, लेकिन गांव में योग्यता भी है।
एक सीखने के लिए ललक भी है, तो वहाँ पे जब हम प्रयास करेंगे तो ये समस्या मेरे हिसाब से बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। नहीं एग्जैक्टली बात बहुत बड़ी है। अगर हम इस चीज़ को समझते हैं, पहले की बात अगर मैं बात करूँ तो गांव में पार्लर नहीं होते थे। नहीं होते थे। हम क्या करते थे, घरों में जो महिलाएं होती है उनका पति उन्हें शहर लेकर जाता था। अगर उसे कोई ट्रीटमेंट लेना है, थ्रेडिंग करवानी है, हेयर कट लेना है, कुछ भी XYZ, तो वो उनको गाँव लेकर जाते थे, सिटी में लेकर जाते थे। आज एक ही गांव में 10-10 पार्लर है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग वाली बात ही कह रही है वो बहुत ज़रूरी है। और मैं भी यही कहूँगी महिलाओं को, देखिए आप कम से कम पूजा जी से तो कुछ सीखिए कि महिलाओं को किस तरीके से वो सशक्त करने का काम कर रही है। और महिलाएं घरों से जब तक बाहर नहीं निकलेंगी तब तक कहीं ना कहीं ये जो हमारी मेंटेलिटी है ना कि महिलाएं नहीं कर सकती, वो चेंज ही नहीं होगी। और एक बात और कहेंगे, महिला दिवस आ रहा है, हाँ जी। क्या नया करना चाहिए आप तो ये बताइए। महिलाओं को मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने अंदर जो आपके अंदर एक जो डर रहता है कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते या हम कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी परिवार है, मैं भी छोड़कर जाती हूँ दूसरे, मतलब इवन मैं जयपुर शहर में रह के मैं MP UP और कहाँ कहाँ नहीं जा रही हूँ। मतलब आप ये मत सोचिए इस डर को घर से, मतलब बिल्कुल दिल से बाहर निकालिए कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है परिवार की, कि परिवार हमको नहीं एक्सेप्ट, मतलब ये सब चीज़ नहीं करने देगा। तो मैं ये मानती हूँ कि आप कन्विंस कीजिए, नाराज़ किसी को मत कीजिए, आप उनको कन्विंस कीजिए। मुझे भी मेरे परिवार ने बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि मैंने कुछ करके थोड़ा बहुत दिखाया शुरू में। आप भी दिखाएंगे तो आपको भी सपोर्ट मिलेगा। ये देखिए, ये समस्या तो हर महिला के सामने आती है, हमारे सामने भी आती है। चैलेंज के रूप में मैं इसे लेती हूँ, क्योंकि कई बार अकेले कहीं जाना होता है तो फादर साहब से मैं डिस्कशन करती हूँ कि वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो कंसर्न, देखिए कंसर्न रहता है परिवार का, वो आपको कभी मना नहीं करते। और हम क्या सोच लेते हैं, अरे इन्होंने तो मना कर दिया, अब हम जा ही नहीं सकते वहाँ पे। मना नहीं होती, वो कंसर्न होता है। तो आप कहीं ना कहीं अपने परिवार को जिस भी वे में कन्विंस कर सकते हैं उस वे में कीजिए। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जयपुर में कितना चैलेंजिंग था ये सफर जो आपने शुरू किया। बाहर का तो चलो मान लिया, आपने डील कर लिया, जयपुर में कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि जयपुर अपने आप में एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऑलरेडी इतना कंपटीशन है कि हम कहीं ना कहीं ये देखें कि हमसे आगे हजारों लोग हैं। यहाँ कैसा था चैलेंज? मैम चैलेंज तो खतरनाक वाला जिसको कहेंगे, कि जयपुर शहर, तो आप खुद ने ही बोल दिया कि जयपुर शहर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बस यही एक प्रॉब्लम आई मुझे। लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि ठीक है, कंपटीशन से हमें क्या करना है, हमें तो हम अपने आप को प्रूव करना है ना। तो जब आपके अंदर योग्यता तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको अगर कन्विंस करना आ रहा है, मतलब सबसे बड़ी चीज़ ट्रेनिंग देने में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है आपको कन्विंस करना। कि हम एक सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे हैं, हम क्लाइंट को कैसे कन्विंस करना है ये भी सिखा रहे हैं, कि क्लाइंट के दिमाग को कैसे पढ़ना है आपको ये भी सिखा रहे हैं। तो उसके अंदर आपको बोलना आना चाहिए। तो हम ये चीज़ सिखाते हैं महिलाओं को। वो जो डर डर के उनको पहले शुरू में जब पारिवारिक परिवेश होता ही है कि उनको बोलने से, भाई जोर से मत बोलो, जोर से मत हंसो, तो उनको फिर यहाँ पे मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप कोई बिजनेस नहीं कर पाओगे। पार्लर तो क्या, कोई बिजनेस नहीं कर सकते। तो बस यही। महिलाएं आपके पास ट्रेनिंग के लिए आती हैं, कई बार ऐसा भी होता है वो उनकी फैमिली मना कर देती हुई, उस दौरान आप कैसे एज अ काउंसलर भी बोलूँ, कैसे क्या सिखाती हूँ उन्हें? मैं उन्हें ये सिखाती हूँ कि आप उनको ये समझाइए कि हम ये काम सीख कर जो थोड़ी सी हम जो अर्निंग शुरू करेंगे, फिर हम अपने परिवार की हेल्प करेंगे। देखो बेरोजगारी है तो देखो आज का एक व्यक्ति के कमाने से काम तो चलता ही नहीं चलता, तो हस्बैंड वाइफ दोनों को कमाना पड़ता है। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप अपने हस्बैंड को बोले हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, परिवार को हम ऊपर उठाना चाहते हैं और हम अपनी एक पहचान भी बनाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं यही कहती हूँ कि आप परिवार को ऐसे अपने कन्विंस करो कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, थोड़ा फाइनेंशियली हमारे जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हम दूर करना चाहते हैं, हम आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि किसी महिला ने अपना पार्लर खोला और आपको कॉल करके बताया हो कि मैम मैंने पार्लर खोल लिया? हाँ मैम, बिल्कुल उद्घाटन करने बुलाते हैं मैम मुझे। खुशी कैसे खुशी बहुत खुशी होती है मैम। ऐसा अच्छा लगता है कि भाई मेरा जो एक उद्देश्य है वो थोड़ा सा काम कर रहा है, मतलब मैं सफलता के रास्ते पे हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है। हालांकि मेरा जो काम उसमें बहुत पैसा कमा सकती हूँ, बहुत पैसा कमा सकती हूँ। इसमें थोड़ा सा मेरे को यूँ लगता है कि गांव में जाके ट्रेनिंग देना सब कुछ, मुझे कहते भी बहुत लोग कि इसमें तो तू इतना अच्छा, मतलब इतना अच्छा है तुम्हारा काम, तो तुम तो इतने अच्छे काम कर सकती हो, तुम यही क्यों कर रही हो? भाई मुझे एक आत्मिक सुख मिलता है कि मेरा ये मानना जीवन तो वही है जो दूसरों के काम आए। तो बस मैंने यही सोचा कि अगर अपने जीवन को हम किसी
दूसरे के लिए उद्देश्य के लिए जी रहे हैं, तो इससे अच्छी और क्या बात है। पैसा तो हर इंसान कमा रहा है। एक हमें एक समस्या में, एक तो सबसे बड़ी चीज देश के लिए मैं कुछ कर रही हूँ चाहे छोटा सा ही काम है मेरा, लेकिन मैं उसका एक हिस्सा बनी हूँ। एक बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है, उसका मैं हिस्सा बनी हूँ कि हाँ, उसको दूर करने में मैं हेल्प कर पा रही हूँ। मैं तो नहीं मानती है छोटी, अगर आपका उद्देश्य इतना बड़ा है तो कि ये छोटी सी बात होगी। क्योंकि देखिए एक महिला अकेली, मैं यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं का ग्रुप नहीं बता रही हूँ कि बहुत सारी महिलाएं, साथ में एक खुद है कि एक महिला इतनी सारी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रही है। और वो भी ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेनिंग सेंटर खोल के बैठी हैं, वहां महिलाएं आ रही हैं, वहां उन्हें समझा रही, वो खुद जा रही है उन महिलाओं के पास, दूर दराज के गांवों में वो जा रही हैं, वहां उनसे कोऑर्डिनेट कर रही है, कम्युनिकेशन उनके साथ कर रही है और फिर उन्हें सशक्त बनाने का कहीं ना कहीं ये काम कर रही है। तो पूजा जी, टू बी फ्रैंक, एज अ मैं एक फीमेल आपके से यही कहना चाहूंगी, बहुत अच्छी आपकी पहल भी है और आप जो कर रही हैं वो बहुत अच्छा काम है। हमेशा इसी तरीके से रहिएगा, किसी के कहने से मत बदलना, कभी पीछे मत हटना। एक नहीं, पता नहीं कितनी महिलाएं ऐसी होंगी जो शायद अभी आपकी पहुंच तक नहीं हो, क्या पता आपकी पहुंच तक और उन्हें सशक्त बनने का, एक बढ़िया पार्लर खोलने का मौका मिले। तो मैं तो आपको ये कहूंगी कि आगे जरूर बढ़िएगा। ये भी जानना चाहूंगी कि आगे का सफर कैसा रहने वाला है, आगे की क्या प्लानिंग है, क्या कुछ प्लान्स हैं आगे के लेकर चल रही हूँ? जी मैम, मैं प्लान्स बिल्कुल है मेरे। मैं इस फील्ड में ही कुछ करना चाहती हूँ। मैं एक्चुअली में देखिए, मैं LLB भी कर रही हूँ, तो LLB सेकेंड ईयर चल रहा है मेरा। तो मेरा ये मानना है कि किसी की समस्याओं को दूर करना है, किसी की हेल्प करनी है, तो थोड़ा सा हमें कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं इस फील्ड में उतरी कि हाँ, मुझे सामाजिक तौर पे काम तो करना ही है भाई। एक ये, इसके अलावा भी मुझे बहुत से काम है। महिलाओं के जो शोषण हो रहे हैं, बेचारी छोटे छोटे बच्चों के साथ जो गलत काम हो जाते हैं, उनमें मतलब मैं हेल्प करने की कोशिश अभी कर रही हूँ। कभी कभी मेरे साथ ये समस्या आती है कि आप हैं कौन, क्या हैं आप, मतलब कभी कभी मुझे ऐसा तो मुझे फिर मैं ये सोचती वास्तव में क्या हूँ अभी। तो मैंने सोचा चलो LLB की जाए, तो फिर इनको बताया जाए कि मैं क्या हूँ, मैं कौन, हेल्प कर पाऊँ मैं बेचारी बच्चियों के साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए मैं आवाज उठा पाऊँ। तो थोड़ी सी मुझे पावर चाहिए, तो मैं लेने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अखबार सभी पढ़ते हैं। आप ये अखबार उठाएं या कोई सा भी अखबार उठा के देखें, कम से कम 20 खबरें होंगी बच्चियों के साथ गलत काम हुआ। क्या हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, या हम अवेयर नहीं है, या हम अनएजुकेटेड हैं? मुझे नहीं लगता कोई अनएजुकेटेड है आज के जमाने। इवन दोस्त गांव में जो लोग हैं ना, आजकल तो बुजुर्ग लोग गांव में, उन्हें मोबाइल चलाना आता है। हाँ, तो अनएजुकेटेड तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। फिर भी देखिए विडंबना कितनी बड़ी है कि अखबार में 20 से ज्यादा खबरें बच्चों के रेप की होती हैं। जी, क्या कमी कहेंगी, क्या कमी हो सकती है कि ये कमी है, इस वजह से इस तरीके की हरकत जागरूकता, मतलब है ना, हर व्यक्ति सोचता है मैं क्यों करूं। सबसे बड़ी कमी यही है हमारे समाज में, क्यों करूं। जब तक खुद पे नहीं बीतती ना, तब तक वो करते ही नहीं है, क्योंकि तो खुद। लेकिन आप जब ये सोचोगे कि हम क्यों ना करें, जब आपके ऊपर बीतेगी तो फिर और समाज भी आपके लिए भी कह देगा कि हम क्यों करें। तो मेरा ये मानना है कि समाज को जागरूक होना पड़ेगा इस चीज के लिए कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे। हर बेटी मेरी है, बिल्कुल ये ना सोचे कि भाई हमें क्या। तो बस ये ही हमें एक सोच अपनी रखनी पड़ेगी कि भाई हमें ये चीज़ करनी ही है, हमें हेल्प करनी ही है, हमें आवाज़ उठानी ही है गलत के लिए। और एक बच्ची महिलाओं के लिए कि मैं तो कहती हूँ हर जो भी कुछ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो बहुत बढ़िया बात है। शोषण कहीं ना कहीं महिलाओं का आज भी होता है, और जो ये कहते हैं कि नहीं होता, तो वो दिन भर की अगर न्यूज़ देखते हो तो उन्हें साफ पता चलेगा कि महिलाएं आज भी शिकार हो रही हैं, महिलाओं का शोषण आज भी हो रहा है। सिर्फ झूठे जुमले और झूठी बातें होती हैं लोगों की तरफ से कि महिलाओं का शोषण रुक गया है, नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की मनगढ़ंत बातें हैं जो झूठी बयानबाजियों में ही दिखाई देती है, और मैं तो बिल्कुल इसका विरोध करती हूँ। क्योंकि जब हम भी न्यूज़ पढ़ते हैं, दिन भर की न्यूज़ देखते हैं, तो जब छोटी छोटी बच्चियों के बारे में खबरें आती हैं तो खुद भी सिहर उठते हैं अंदर से कि ऐसा करने वाले लोगों के साथ आखिर में क्या किया जाए, कौन सी सजा है उन लोगों के लिए। तो ऐसे कोई सजा तो बनी ही नहीं है कि लोगों को दे भी दो। ऐसे बड़े बड़े केस हुए हमारे राजस्थान में, अगर राजस्थान की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अभी तो कोई बड़ी सजा भी नहीं हुई है। पर आप वकील बने तो मैं आपको कहूंगी कि बिल्कुल आप बच्चियों के और खास तौर पर की महिलाओं के लिए आवाज जरूर उठाना। बिल्कुल। तो पूजा जी, आने वाले भविष्य में महिलाओं के लिए खास तौर पर क्या प्लान्स है कि कुछ करना चाहती हूँ आपकी, ये काम मेरा दुनिया का सबसे बेस्ट काम होगा, और कहीं ना कहीं आपको हमेशा ये याद रहना चाहिए कि मैंने ये बढ़िया काम किया था महिलाओं के हित के लिए? हाँ बिल्कुल मैम, मैं चाहती हूँ
बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन हाँ कितना कर पाऊंगी ये मैं नहीं कहती, प्रयास ज़रूर करती रहती हूँ। हाँ मैं एक संस्था बनाना चाहती हूँ महिलाओं के लिए, कि मतलब एक जिसके साथ भी गलत हो रहा है, कुछ शोषण हो रहा है या अत्याचार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो मुझे आके अप्रोच कर सके। मतलब एक संस्था हो जिसमें बहुत सारे लोग हों जो उनको जाके कांटेक्ट कर सके क्या प्रॉब्लम है, और ऐसा एक जरिया बनाना चाहती हूँ कि मैं उन तक ना पहुँचूँ तो वो मुझ तक पहुँचे, वो मुझ तक ना पहुँच पाए तो मैं उन तक पहुँच जाऊँ और उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ। अब ये तो समस्या पर डिपेंड करता है कि मैं कितना कर पाऊँगी। हाँ, लेकिन मैं प्रयास ज़रूर कर रही हूँ इस चीज़ में। अब ये मैं नहीं जानती कि मैं इसमें कितना सफल हो पाऊँगी, लेकिन हाँ मैं प्रयास ज़रूर कर रही हूँ कि एक ऐसा ग्रुप बनाऊँ मैं कि जिसमें मैं महिलाओं के लिए कुछ कर पाऊँ, सशक्त बनाऊँ उनको। क्योंकि महिलाएं सशक्त हो गई ना देश की, तो देश भी सशक्त हो जाएगा, मेरा ये मानना है। नहीं, ये बढ़िया बात है, बढ़िया सोच है, और जब सोच अच्छी है तो देखिए अच्छी सोच के साथ कुछ भी किया जा सकता है। तो आखिरी सवाल के साथ आज के इस वार्ता को खत्म करेंगे कि क्या मोटिवेशन लेकर चल रही हैं कि ये मोटिवेशन मैं महिलाओं को देना चाहती हूँ। फिर मैं मेरे 2 सवाल करूंगी पर्सनली, लेकिन पहला आखिरी सवाल हमारी जनता का तो खत्म कर लेते हैं कि क्या मोटिवेशन महिलाओं को देना चाहेंगे। मोटिवेशन मैडम मेरा यही है, मतलब महिलाएं जो हैं वो यही मतलब एक सबसे सशक्तिकरण पे ही मैं बात करती हूँ हमेशा, कि खुद को सशक्त बनाएं, खुद को पहचानें। हर एक महिला में, हर एक व्यक्ति में मैं कहती हूँ एक योग्यता होती है। तो महिलाओं में भी कोई ना कोई योग्यता तो है ही, वो क्या छुप जाती है उनकी, वो उसको पहचाने सबसे पहले तो पहचाने, फिर उसके ऊपर वो वर्क करें कि वो उस तक कैसे उसको डेवलप करने में, उसको ठीक करने में वो क्या कर सकती हैं, इस पे विचार करें। विचार करने के लिए मैं कहती हूँ दिमाग सभी को दिया हुआ है। तो मैं महिलाओं से ये कहूँगी खुद को पहचानें, खुद को सशक्त करें और फिर आगे बढ़ें। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए आप प्रेरित कर रही हैं। अब मेरे 2 सवाल हैं वो मैं पूछती हूँ ब्यूटी से रिलेटेड, कि मेरी तो ख्वाहिश है कि गोरा होने के लिए हमें क्या लगाना चाहिए। हमारे जो दर्शक हैं उनमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ब्यूटी ब्यूटी की बात कर रही है, लेकिन अभी तक हमारा सवाल नहीं पूछा है, तो दर्शकों का ही सवाल है कि गोरा होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हाँ, मैम इसका बहुत अच्छा जवाब दूंगी कि एक हमारे मारवाड़ी में कहावत है, जो जाए गोरे नहीं हुए तो नहाए क्या गोरे होंगे। तो मेरा ये मानना है, मैं ये मानती हूँ ईश्वर ने जैसा आपको बनाया है आप उसको एक्सेप्ट करें। मतलब सांवली मैं भी हूँ, मैं भी गोरी नहीं हूँ, तो सांवली हूँ मैं भी, तो अपने सांवलापन जो है वो कोई कमी नहीं है। ये हमारे समाज ने एक कर दिया है कि मतलब खूबसूरती को गोरेपन से और जो योग्यता है उसको पढ़ाई से जोड़ दिया है। तो गोरापन कोई, मैं कहती हूँ कोई खूबसूरती का हिस्सा नहीं है। सांवलापन, आप कालिदास जी जो हैं उनकी आप कविताएं उठा के देखिए तो आप नायिका जो है वो सांवली है उसमें। हाँ, हमारे कृष्ण जी हैं वो सांवले हैं। तो मैडम गोरा होना मैं नहीं मानती कि सुंदर, लेकिन ये जो हमारे टीम मेंबर्स हैं ये तो चाहते हैं कि कोई टिप दे दे, आप घरेलू टिप दे हाँ, दे। बिल्कुल मैं ये चाहती हूँ ये भी गोरे हो जाए। हाँ, गोरा मतलब मैं चाहती हूँ कि स्किन ग्लोइंग हो जाए। तो स्किन ग्लोइंग होने के लिए मैं मानती हूँ कि पानी अधिक से अधिक पिए, कम से कम 7-8 गिलास पानी तो रोज का पिए, और फ्रूट और सैलेड को ऐड करें। और जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जैसे अभी ऑरेंज आ रहे हैं, ऑरेंज है जो भी विटामिन सी है ना, सिट्रस फ्रूट है, वो लें आप। तो उससे आपकी स्किन पे ग्लो अपने आप आए। लगाने से कुछ नहीं होता है, खाने से होता है। मैं ये मानती हूँ कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम भी ठीक होना चाहिए, वो यही सब चीज़ें करने से होगा। सैलेड लीजिए आप, पानी अधिक से अधिक पीजिए, और मल्टीग्रेन जो आटा होता है उसको यूज़ कीजिए आप। एक तो गोरा होने की समस्या, एक बाल झड़ने की समस्या, ये 2 समस्याएं जो मेजर हो गई लोगों को कि हर किसी की ये हो रही। तो बाल झड़ने की भी कोई टिप दे दीजिए कि हमारे दर्शकों के बालों को कैसे हम अच्छा रखें। हाँ। क्योंकि मेरे भी बहुत छोटे छोटे बाल कर लिए मैंने, तो हाँ, कोई अच्छे से टिप हमारे दर्शकों के लिए। जो आपने कलौंजी का नाम सुना होगा। जी बिल्कुल। हाँ, तो अचार में डालते हैं हम। बिल्कुल, जो कलौंजी होती है वो, और आपको लेनी है हरड़, और आपको लेनी है अजवाइन। 3 इंग्रेडिएंट लेने हैं। तो जैसे आप 50 ग्राम अजवाइन ले रही हैं तो आप 25 ग्राम कलौंजी लेंगी, और फिर 15 ग्राम आप लेंगी हरड़। तो इन तीनों का पाउडर बना के आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना है। बिल्कुल। तो और गर्म पानी से लेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुबह शाम आपको इसको खाना खाने के बाद लेना ही है। और जैसे आप जब रात को ले रही हैं ये पाउडर, तो आप इसमें उसके बाद कुछ खाना नहीं है। तो आप ये कंटिन्यूस आप 3 महीने आप कीजिए, आपके बाल भी झड़ना रुक जाएंगे, जो बेबी हेयर वो आना शुरू हो जाएंगे। और जो बच्चों के आजकल समस्या हो रही है कि जल्दी सफ़ेद बाल हो जाते हैं, वो वहीं पे, मैं ये नहीं कहती कि सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे, लेकिन जो आने वाले हैं वो रुक जाएंगे।
ये जो सफेद बालों की समस्या है खत्म हो जाएंगी अगर आप ये करें। ये मैंने खुद ने भी किया है। तो ये तो बहुत अच्छी टिप्स दे दी इन्होंने गोरा होने की भी। और फिर भी अगर आपको टिप चाहिए तो मैं आपको ज़रूर दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ना है, चाहे पूजा जी से करे चाहे मेरे से करे, हमारी टीम में किसी से अगर आपको सवाल पूछना है तो आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेश्चन है उसको लिखकर छोड़ देना, हम जवाब आपको ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही खास शख्सियत के साथ कहा मेरे ही प्रोग्राम में। तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और जुड़े रहना है हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।